शुरू करो भैया। चलिए, कल हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में देख रहे थे। जियोग्राफिक रीजन जो भारत के हैं उनको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था, जिनमें उत्तर का पर्वतीय भाग, पठारी प्रदेश जो दक्षिण में है, मैदानी प्रदेश और तटीय क्षेत्र और द्वीप, इन 4 भागों में बांटा गया था। जिनमें पहला हम लोग देख रहे थे, पहला क्या देख रहे थे? पहले में हम लोग ये देख रहे थे कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम लोगों ने 4 क्षैतिज भागों में बांट दिया था, जिसमें ट्रांस हिमालय, चलिए यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग उत्तर के पर्वतीय भाग को पढ़ रहे थे, जिसे 4 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया है। 4 भागों में पहला क्या नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। बोलो लो भैया कुछ। दूसरे का नाम क्या है? हाँ, बृहद या हिमाद्री हिमालय। इसी को हम लोग देख रहे थे। जो तो कल हम लोगों ने कुछ चित्र बनाया था, आप लोगों को पता होगा ही, जो उसमें दिखाया गया था कि कहाँ पे कौन सा हिमालय है, कौन सा कहाँ पे किसकी चोटियां हैं। तो सबसे हम लोगों ने जो सबसे पार में देखा था, लगभग इसी प्रकार की संरचना हिमालय की है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ये आपका जो है ये बृहद हिमालय, और इसी के बगल में ये आपका लघु हिमालय है। इधर आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इतनी बातें हम लोग देख चुके थे। अब आगे हम लोग आज देखेंगे जी, आगे हम लोग आज देखेंगे जी। इतनी बातें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी तो ठीक है, नहीं आई होंगी तो हम रिपीट भी कर दिए हैं। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो, जितना पढ़ा दिया गया, तो आप निसंकोच कोई प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ें। हाँ, उसी भाग, उसी की श्रेणियां हैं सब। वो जितने भी आपको छोटे अभी लिखवाएंगे, जो पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़ाएंगे, तो उसमें नगा पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी है, निजो पहाड़ी है, सब पहाड़ियां जो हैं ये सब हिमालय का ही विस्तार मानी जाती है। यहाँ तक नहीं, जो समुद्र में भी आप तमाम द्वीप देखते हैं, जैसे कोको द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी माना जाता है कि वो हिमालय का ही आगे विस्तार है। ठीक है, तो सब इसी का भाग है। अब ये है कि वो क्रम में नहीं, जैसे यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखेंगे तो ये 4 नाम जो भी मैंने बताया है, नगा पहाड़ी, पटकाई बुम, मिजो पहाड़ी, ये सब जो है ये क्रम में है। लेकिन कुछ पहाड़ी जैसे गारो, खासी, जयंतिया इस तरीके से हैं मेघालय में। इसी में मिकिर पहाड़ी है ऊपर, ठीक है, जहाँ मानसराम मेघालय है ना, ये सबसे ज्यादा बर्फा वगैरह होती है, वो हम बताएंगे वो सब, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि बृहद हिमालय, क्योंकि बृहद हिमालय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है किसका? हिमालय का भी। बृहद हिमालय में बहुत सारी बड़ी चोटियां हैं, और जो एक्चुअल हिमालय बाहर कर देंगे दोनों लोगों को। क्यों बोल रहे? कौन बोल रहा? अभी पूछना शुरू करेंगे बता नहीं पाओगे, जब समझा रहे हैं तो सुनोगे नहीं। अलग अलग तुम बैठा करो, तुम्हारे लिए विशेष निर्देश। तुम बात बहुत करते हो, किनारे बैठो तुम, जो एकदम हाँ तुम, और तुम इधर आओ, दोनों लोग, कोई बात नहीं होनी चाहिए। अभी कल तो तुम आए नहीं हो, कल वाली बात तो तुमको समझ में आई नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं कहोगे कहाँ आगे बृहद हिमालय डायरेक्ट जो। ठीक है, तो अब समझ नहीं रहे उसको जो है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो इस 20 क्लास में तुम लोग करने लगते हो। जब कोई चीज बताई जाए, ठीक है, तो उसको समझो, और नहीं समझोगे तो एक तो वैसे नहीं समझ में आती है चीजें, और जब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो और चीजें समझ, इसीलिए तो क्लासों में डिले हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट करने में चुनौती है। हम लोग और एक दिन में इसको खत्म कर दें पर्वतीय क्षेत्र को, लेकिन आप लोग पल्ले ही नहीं पड़ेगा, जो समझ नहीं पाओगे। अभी जितना कल पढ़ाया गया उसी में से मैं पूछना शुरू कर दूं तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं कि इसमें 70% लोग बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, रिवीजन ही नहीं की। हम पूछ नहीं रहे हैं आप लोग सम्मान में, कि आप लोग सम्मान को ठेस पहुंचेगी कि सही
अभी कल ही पढ़ाए, आज ही पूछ लिए, जो है बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं, हम लोग क्या सम्मान नहीं, इस प्रकार के विचार आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बृहद हिमालय है, इसमें एक होती हिम रेखा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा चुका है कि जो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में हिम रेखा नीचे है, और दूसरा विकल्प बनाया गया था, कथन जो है वो बनाया गया था कि पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा ऊपर है। देखिए, इस प्रकार का कथन बनाया गया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें जान लेना है हिम रेखा क्या होती है। हिम रेखा का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो है जहां पे सदैव 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है, यानी बर्फ बनी रहती है वहां पे, जो उसी को हिम रेखा कहते हैं। तो चूंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है हिमालय का, जो ये वाला क्षेत्र है, इधर वाला, मान लो यही से हम इसको बांट लें, तो इधर का पश्चिमी क्षेत्र, इधर का पूर्वी क्षेत्र, तो ये माना जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा ड्राई है। ड्राई मतलब वहां आर्द्रता की कमी है, तो इसलिए इस क्षेत्र में जो हिम रेखा है, यानी जो बर्फ वाली रेखा है, वो थोड़ा ऊंचाई पे मिलती है। यानी पश्चिमी हिमालय में जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो ज्यादा है, यानी ज्यादा ऊंचाई पे यहाँ हिम देखने को मिलेगी। मान लो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 4000 मीटर पे आपको जो हिम रेखा मिलेगी, तो यहाँ पे आपको पूर्वी हिमालय में 3500 पे ही देखने को मिल जाएगी। यही बात इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। यानी हिम रेखा की ऊंचाई कहाँ पे ज्यादा है? पश्चिम में। और कहाँ कम है? पूरब में। क्यों कम है? क्योंकि पश्चिम ड्राई क्षेत्र है, वहां पे आर्द्रता का अभाव है, और पूर्व जो है वहां आर्द्रता खूब होती है, वर्षा वगैरह खूब होती है, तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पे निचले क्षेत्रों में भी बर्फ आपको देखने को मिल जाएगी। जो इतने बात इसमें समझना है, समझ गए होंगे हमें लगता है। अब यही बात लिख लो, समझ गए ना? हाँ, बृहद हिमालय में ही इसको लिखना है। लिखो, इसी में आगे बढ़ा लो। लास्ट क्या लाइन लिखे थे? अच्छा, यहाँ तक हो गया था। एमसीटी अलग करता है। अब पैराग्राफ चेंज करके ही लिखो, क्योंकि दूसरी बात अब ये है। लिखो, महान हिमालय में, या बृहद हिमालय जो भी आप लिखते हैं, महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है? अधिक है, कम है? अरे पहले पूरा वाक्य पढ़ो भैया। अधिक है ना? हाँ, तो हड़बड़ा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाया नहीं जाता, धैर्य के साथ जवाब दो। पहले क्वेश्चन को, ये आप लोग ये लिखते हैं तो इसमें भी यही करते हैं। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि एक्चुअल में डिमांड क्या है, तब तक वो उत्तर आप सही दे नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए बातचीत में भी हमको सामने वाले की बात को पहले सुनना चाहिए। सुनना सबसे बड़ा धैर्य का काम है, क्योंकि हम रोक नहीं पाते अपने आप को। सोचते हैं यार बीच में ना बता दिए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो तुरंत बोल पड़ते हैं। पहले सामने वाली बात पूरी सुन लो, उसके बाद फिर आप आराम से उसका उत्तर दो या प्रतिक्रिया दो, तो ज्यादा सटीक होगा। जो ठीक है, आप बीच में अगर कूद पड़े कि उसकी बात खत्म नहीं हुई, तो हो सकता है कि आप जो बात वो ना कहने वाला हो उसका भी उत्तर दे देंगे। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल, जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सीसेट वगैरह में बताया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल यही है, जो समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्व की तुलना में, मैंने बता दिया है, पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होगी। जो लिख लो, नहीं आप क्वेश्चन में भी ऐसे देखोगे तड़ाक से, अरे पा गए तुरंत फट से पहला विकल्प मार दो। यूपीएससी का विकल्प भी ऐसा बनाया जाता है कि पहले विकल्प आपको लगेगा बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही है, अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो धोखा खा जाते हो, घर पे आके देखते हो कि अरे भगवान ये क्या था, है नहीं? चलो आगे बढ़ो, क्या लिखो? हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, अर्थात पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा
निचले भाग में बर्फ देखी जा सकती है। अर्थात पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक निचले भाग में बर्फ देखने को मिलती है, जिसका कारण है पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना। जिसका कारण है पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना तथा पूर्वी भाग में आर्द्रता की अधिकता के कारण आर्द्रता की अधिकता के कारण हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर, हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर तथा 400 मीटर 4400 इसी को कहेंगे ठीक है, हो गया। लिख लिए क्या लिखे हैं? हाँ, तथा पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई 5100 मीटर 5100 है। अब हिमरेखा समझ गए क्या है? मगर एक लाइन में नोट करके लिख लो, थोड़ा सा नहीं भूल जाओगे, लिख लो। हिमरेखा वह रेखा है, हिमरेखा वह रेखा है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना। हिमरेखा वह रेखा है जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। कम रहता है। हो गई बातें? तो हिमरेखा समझ गए, और बृहद हिमालय में जो चोटियां हैं वो समझ गए, कहां से कहां तक बृहद हिमालय का या हिमाद्री हिमालय का विस्तार है वो समझ गए। देखिए, बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये सब एक के नाम हैं, समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना, नहीं कहीं महान हिमालय लिखा देख ले तो भगवान को हम ग्रेटर हिमालय पढ़े थे। ग्रेटर हिमालय भी एक नाम हो जाएगा, जो तो अंग्रेजी, हिंदी या स्थानीय भाषाओं के आधार पर कई नाम जो इसके हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको जानना है कि हिमालय का जो मुख्य भाग है वो यही है जो, ठीक है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे दर्रे वगैरह पाए जाते हैं, वो भी यही आप अगर चाहें तो लिखवा दें, जो है आप लोगों को राज्यवार लिख लो, 4-5 हैं। देखो, बृहद हिमालय पर ही कई महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं। कई महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं। दर्रा का मतलब समझ रहे हैं? अभी बता देते हैं। कई महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं जो निम्नलिखित हैं। दर्रा का मतलब हो गया कि पहाड़ियों के बीच में से एक सकरा रास्ता, ठीक है, उस रास्ते से आवागमन हो सकता है, रोड बनाया जा सकता है, सुरंग बनाई जा सकती है, तो दर्रा ये होता है। जो जैसे मान लीजिए खड़ी पहाड़ियां हैं, इस तरह की पहाड़ियां हैं, तो उसी बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दोनों की तरफ से आ जा सकते हैं आप, जो है दुर्गम क्षेत्र होगा ही होगा, लेकिन उसमें आवागमन का रास्ता आपको मिल जाएगा जो, तो उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं, या दरार, जिसको दरार जैसे है ना, जैसे खेत में देखिए फट जाती है जो है, उसी प्रकार की एक दरार आ जाती है पहाड़ियों के बीच में, तो उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में खास करके बृहद हिमालय के कई दर्रे मौजूद हैं जो महत्वपूर्ण है। आए दिन आप लोगों के पास आते हैं तो उसको आप लोग रटने का प्रयास करते हैं, तो रटना नहीं, यही आप पढ़ लेंगे तो हमेशा लिए याद हो जाएगा आपको। तो लिख लीजिए जो निम्नलिखित है। पहला दर्रा लिखिए, जोजिला दर्रा, नाम सुने ही होंगे इसमें, जोजिला दर्रा इसके सामने लिख दीजिए। श्रीनगर और लेह,
श्रीनगर और लेह। जोजिला दर्रा भारत का सबसे बड़ा दर्रा भी है, ध्यान रखना जी। दूसरा लिखो बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा लिख दो। मार्कर लेके आओ। बुर्जिल दर्रा, ये भी आपका लद्दाख में है। इसमें श्रीनगर और गिलगित के बीच में रास्ता मिलता है, हालांकि मत लिखो। अगला लिखो, ये दोनों जो कहां हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जो दो आप लिख चुके। तीसरा लिखो बारालाचा, बारालाचा, बा पराग मात्रा बा और अपराग मात्रा बा, अब आगे भी मात्रा इसे जोड़ लो। बारालाचा दर्रा। और दूसरा है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। हो गया। इसी सिपकीला दर्रे से ही जो सतलज नदी है वो प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, सतलज नदी किस, कई बार पूछा जाता है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में आती है, तो उसका नाम है बारालाचा नहीं, सिपकीला। ठीक है, सा से सिपकीला और सा से सतलज, इसे याद कर लो, जो याद हो जाएगा। अगला लिखो उत्तराखंड में कुछ दर्रे हैं जो, और ये दर्रे किसके हैं, ये बृहद हिमालय के अवस्थित दर्रे हैं। ठीक है, उत्तराखंड वाले में लिख लो थांगला, थांगला, हाँ थांगला, ला मतलब दर्रा होता है एक्चुअल में, थांगला। नीति दर्रा, नीति, राजनीति लिखते हैं ना उसे नीति, नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख, लिपुलेख लिख दो, लिख लिए, लिख दो भगवान, कुछ लोग देख ही रहे हैं। लिपुलेख, अब तो तुम्हारा तो हो गया, कोई लोग दुखी होके देख रहे हैं तो ये लिखे नहीं, लिपुलेख। इसे इन चारों के सामने लिख दो, ऐसे करके लिख दिया करो, इसे खींच के इसके सामने लिख दो उत्तराखंड। तीनों का चार हो गए होंगे देवी, कौन सा छूट गया आपका, खांगला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख, ये चारों कहां है, उत्तराखंड में। अब यहीं पे जाके घर पे आप थोड़ा एक आध बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला लिखो जेलेलपा दर्रा, जयललिता नहीं, जेलेलपा। और नाथुला, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, कहाँ होगा ये जेलेलपा दर्रा जो है, ये जो आपके सिक्किम की राजधानी है, क्या नाम है सिक्किम की राजधानी, क्या नंगटोक। और भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। हाँ, भूटान की राजधानी थिम्पू और सिक्किम की राजधानी नंगटोक के बीच में रास्ता बनता है, किससे, जेलेलपा से। और नाथुला से, नाथुला दर्रा जो है वो गंगटोक से लहासा के बीच में है, लहासा तिब्बत में है। ला अपराग मंत्र हा, अपराग मंत्र था, लहासा दर्रा। ठीक है, तो अब ये आपका बृहद हिमालय का चैप्टर खत्म हुआ। अब आइए लघु हिमालय, अगला कौन सा हेडिंग डालिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय, देखिए बृहद हिमालय के बाद में अगला जो हिमालय है वो लघु हिमालय है। ये आपका बृहद हिमालय है, जानते ही हैं। अब ये आपका है लघु हिमालय। ऐसे पहले बना लो, यहाँ आपकी कश्मीर घाटी है,
कश्मीर घाटी। यहाँ पे आपकी काठमांडू की घाटी है, काठमांडू की घाटी। काठमांडू आप लोग जानते हैं कहाँ है? कहाँ? हाँ, काठमांडू की घाटी और कश्मीर की घाटी। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कश्मीर की घाटी जो है किन दो हिमालय श्रृंखलाओं के बीच में, तो किसके बीच में है? जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक, कश्मीर घाटी के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, कहाँ है। लिखो, इसको बना लो। कहाँ धीरे हमारा, तो पहले पढ़ा था, मिटा दें। लो, लग हो गया, ठीक है, खुश। चलो, देखो इसमें लघु हिमालय को ही, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय, या हिमांचल हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय के उत्तर में, लघु हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय तथा दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित हैं। उत्तर में बृहद हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित हैं। तो अपने दिमाग से भी तुम लोग पहुंचा करो। तो हम कब चाहेंगे कि आप लोग इसमें में से एक लोग भी ना यस बनो, सब लोग चाहेंगे कि बन ही जाओ भैया, ठीक है। लेकिन जो लक्षण दिख रहा है अभी आप लोगों का, वो लक्षण पूरा दिख रहा है कि बन जाएंगे, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ऊर्जावान है, कंटिन्यू आइए, मेहनत करिए। तो दूसरे ग्रह के लोग थोड़े बनते हैं, अपने ग्रह के लोग बनते हैं, हम ही आपके बीच के लोग बनते हैं, ठीक है। आप ही के साथ हम लोग भी तैयारी कर ही रहे हैं, दिया जाएगा। हम लोग तो यूपीएससी नहीं देते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस देते हैं। यूपीएससी में एक एज लिमिट होती है, ठीक है, उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं, वो अटेम्प्ट भी उसमें काउंट होता है, ठीक है। तो हमारा एक आध अटेम्प्ट अभी शायद बचा है, देखना पड़ेगा। लेकिन यूपीपीसीएस में आपको 40 साल तक दे सकते हैं आप लोग, तो लोग 40 साल के हुए नहीं, तब तक खाली क्यों बैठा जाए, कुछ ना कुछ किया ही जाए, जो है नहीं। तो मेहनत करो, सब लोग होंगे, आगे बढ़िए। क्या लिखे हैं? दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। इस हिमालय श्रृंखला को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर लिख लेंगे, हाँ? पीर पंजाल लिख दें। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, नाग टिब्बा तथा नेपाल में महाभारत रेंज, तथा नेपाल में महाभारत रेंज, महाभारत रेंज एक है नेपाल में।
क्या हो रहा है जी? कौन सा अदला बदली हो रही है? अच्छा वो आई है। अब फिर तुम बतियाने लगे जी, कहोगे वो बात कर रहा है हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर निगाह, तुम कल से यहाँ बैठोगे यहाँ आगे। अंडरस्टैंडिंग हमसे करो, अंडरस्टैंडिंग अगल बगल नहीं किया जाता है क्लास में, ठीक है? चलो जम्मू कश्मीर में आगे लिखो, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा इसी श्रृंखला के भाग हैं, इसी श्रृंखला के भाग हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से, सॉरी, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर के मध्य मार्ग उपलब्ध कराता है, श्रीनगर के मध्य मार्ग उपलब्ध कराता है, जम्मू से श्रीनगर के मध्य मार्ग उपलब्ध कराता है। इसी पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, इसी पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। आगे लिखो, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में ही, लघु हिमालय और मध्य, सॉरी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में ही कई घाटियों का विकास हुआ है, कई घाटियों का विकास हुआ है, जिनमें जम्मू कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में खाली कश्मीर घाटी लिखो, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, लाहुल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, आदि प्रमुख हैं। इतना लिख लो, आके पूरा कर लो। देखो, लघु हिमालय पर ही, लघु हिमालय पर ही कई छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, लघु हिमालय पर ही कई छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, मर्ग के ब्रैकेट में लिख देना सोनमर्ग, बता रहे हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, मर्ग का मतलब एक जो घास का मैदान होता है उसी के नाम पे शहर का नाम होता है, तो ये सब शहर के नाम है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये सब खूब सुंदर घाटियों में, घाटियों के बीच में मैदानी क्षेत्र हैं छोटे छोटे, ठीक है? तो इनका एक अलग नाम होता है, उन्हीं नाम के आधार पे शहरों के नाम है सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो इसलिए हमने यहीं पे लिखवा दिया है कि कश्मीर में मर्ग, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सोनमर्ग और गुलमर्ग तथा गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा गुलमर्ग।
तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, घूमने के उद्देश्य से आदमी जाता है ना, शिमला, मसूरी, रानीखेत, बनी तो क्या लिखें, शिमला, मसूरी, चक्राता, चक्राता, नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत। ये तो नाम तो सुने होंगे ना, गए तो नहीं है लेकिन नाम तो सुने होंगे। नाम भी सुनने में आप लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा सुने हैं, सुनने में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, नाम हम सुन लिया करो यार, नाम सुनने में क्या जाता है। और कभी कभी प्रयास किया करो, घर पे लड़वड़ के चले भी जाया करो, ठीक है। 2-4 लोग अपना गुरु बना निकल जाया करो घूमने उमने। रानीखेत, दार्जिलिंग भी इसी पे है, लघु हिमालय पे ही। दार्जिलिंग, ये सब कहाँ है स्थान, ये सब लघु हिमालय की ढाल पर अवस्थित हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में सारे स्थान स्थित हैं। अभी आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो लघु हिमालय, आगे लघु हिमालय किससे अलग होता है, किस उत्क्रमित भ्रंश से, शिवालिक हिमालय से, एमडीएफ। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से एमडीएफ द्वारा पृथक होता है, एमडीएफ द्वारा पृथक होता है। एमडीएफ आप लोग लिख ही लिए। ऐसे लघु हिमालय है, अब इसके बीच में एमडीएफ है और उसके बाद तब फिर आपका शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। हो गया। अब डालो हेडिंग शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे बाद में बनने वाली श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। या आप इस तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल हिमालय का जो पर्वत पादीय प्रदेश होता है उस क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और सबसे नवीन श्रृंखला, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ध्यान रखना है वो कौन सी है, शिवालिक हिमालय जी, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बाद में फिर गंगा का मैदानी प्रदेश शुरू हो जाता है जो किससे अलग होता है, HSF से। आगे बढ़ो, देखो भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हिमालयी नदियों के अवसादों से हुई है, हिमालयी नदियों के अवसादों से हुई है।
हिमालयी नदियों के अवसादों से हुई है, जो कि अन्य तीनों श्रृंखलाओं से नवीन है। इसका विस्तार पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर लिख दो पोटवार बेसिन, से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है। पूर्व में कोसी नदी तक है। कोसी नदी के नाम तो जानते हैं, कहां? बिहार के आसपास कोसी नदी तक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह अधिक चौड़ा है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में यह अधिक चौड़ा है। तो जबकि पूर्व में यह सकरा होता जाता है, यानी पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के मध्य है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच में है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार। पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार। पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। अब दून का उदाहरण आपके सामने मौजूद है। देहरादून, पाटली दून, ये सब दून के उदाहरण है। और द्वार का उदाहरण कौन है? हाँ, हरिद्वार। लिख लो, जैसे देहरादून, पाटली दून और हरिद्वार, ये तीनों लिख लो, उदाहरण आपके सामने पास रहेगा। हो गया? देखो, अच्छी कृषि संभावना के कारण इन घाटियों में लोगों का बसाव है। असम में इसी की श्रृंखलाओं पर पाई जाने वाली द्वार भूमि पर चाय की खेती की जाती है। द्वार भूमि पर
चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती चाय की खेती की जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मैंने लिखा है कि कोसी नदी तक इसका विस्तार है, लेकिन खंडित रूपों में, क्योंकि ये कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है कि आपको स्पष्ट तौर पे दिखे कि हाँ बिल्कुल ये पर्वत श्रृंखला है। कहीं कहीं दिख जाती है ऊपर से, और कहीं कहीं मैदान के रूप में भी आपको देखने को मिलेगी। तो कोसी नदी तक जो है इसका देखा जा सकता है। पश्चिम में तो चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन जो असम हिमालय उसमें भी कुछ जगह पे इसकी है स्थिति, तो उसको हम लोग द्वार भूमि कहते हैं, और उसी पे चाय वगैरह की खेती की जाती है। असम देखो चाय के मामले में बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और कोई नया नहीं है। देखो अंग्रेजों के शासनकाल के समय भी असम में तमाम चाय से संबंधित जो भी कार्यक्रम, जितने भी कानून, वो सब असम के संबंध में ही आए थे जी। तो आज भी वहां पे चाय की खेती बढ़िया तरीके से की जाती है ये। अब इसमें अगला, ये चारों आप समझ गए कि हिमालय को क्षैतिज रूप से, हाँ पश्चिम बंगाल उससे पहले ही पड़ेगा ना, लेकिन कहीं कहीं मैंने बता दिया कि कहीं कहीं ये दिखता है और कहीं नहीं दिखता है, खंडित रूप में है जो। यानी मैंने बताया कि जो अच्छी कृषि संभावना, यानी समतल है तभी तो अच्छी कृषि संभावना उसमें होगी, तो लोग खेती पाती करते हैं, तो उसका जो है स्पष्ट तौर पे नहीं देखा जा सकता। लेकिन जहां जहां दिखता है तो वहां वहां अलग अलग नामों से, इसको स्थानीय नामों से जाना जाता है। वहां कृषि वगैरह के काम या कोई अन्य जो है काम, जिस तरीके से इसकी गुणवत्ता होगी उसको काम हर जगह किए जाते हैं। तो आप ट्रांस हिमालय समझ गए, बृहद हिमालय समझ गए, लघु हिमालय समझ गए और शिवालिक हिमालय समझ गए। ठीक है, इनकी बहुत सारी विशेषताएं, कौन नई है, कौन सबसे पहले बनी, कहाँ पे हिमरेखा कैसी है, सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब इसमें जो बचा है पर्वतीय क्षेत्र में, वो बचा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, तो उसको भी अभी देख लेंगे। इसके बाद तो हम लोग फिर पठारी या मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे जो। अब डालो हेडिंग, पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वी पहाड़ियां, इस तरीके से लिख सकते हो, पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, इसको मिटा दें। पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, जो भी मन कर लिख लो, सब एक ही नाम। अब आप लोगों ने देखा कि इधर 4 श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में तीखे अक्षांशीय मोड़ के द्वारा हम लोग को पूर्वांचल की पहाड़ी दिखाई देती है। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियों की विशेषता ये है कि ये भी कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। एक क्रम से नहीं कि जैसे मैंने खींच दिया यहाँ पे एक तरफ से पहाड़ी आपको दिख जाएगी, कई कई जो खंडों में विभाजित हैं, और जो वहां की स्थानीय जनजातियां हैं उन्हीं के, अमूमन उन्हीं के आधार पर इनका नाम भी रख दिया गया है। जैसे नगा पहाड़ी, मिजो पहाड़ियां, इस प्रकार से नाम आपको देखने को मिल जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी जनजातियों के नाम। ठीक है, तो उन्हीं के आधार से खंडित रूपों में इनका नामांकन भी कर दिया गया। तो एक पूर्वोत्तर भारत का मैप छोटा सा बना लो, बना पाओगे? थोड़ा बड़े बनाओ कि उसमें चीजों को दिखाने में आसानी रहे। इसी तरह तो है लगभग, इसको यहां मिला दो लगे। यही आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। यही आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो सबसे ऊपरी क्षेत्र में उसका नाम है पटकाई गुम, जो सबसे ऊपर यहाँ पे है।
यहाँ नंबरिंग के हिसाब से हम कर दे रहे हैं। 1 नंबर पटकाई बुम। दूसरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी नगा पहाड़ी, हाँ नागा पहाड़ी, सॉरी, दूसरी हो जाएगी यहाँ पे नागा पहाड़ी, जो नागालैंड है ना। तीसरी आपकी हो जाएगी मिजो पहाड़ी। तीसरी आपकी है मणिपुर पहाड़ी। इसके बाद करिए मणिपुर पहाड़ी। और फिर अगला आपका चौथा यहाँ पे है मिजो पहाड़ियां। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ पहाड़ियां इसके आंतरिक भागों में है, जैसे मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, यानी 4, इसको 5 नंबर दे दो, इसको 6 और इसको 7। तो 5 नंबर पे क्या है गारो, 6 नंबर पे क्या है खासी, खांसी मत लिखना, 7 पे है जयंतिया, जयंतिया। कितनी पहाड़ी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। बनाओ इसको। हाँ बता रहे हैं। छापो, इतना छप गया। अब इसी में एक पहाड़ी यहाँ पे है, इसको हम लोग 8 नंबर नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं मिकिर। मिकिर ये इसके गारो, खासी, जयंतिया जो है इसके जस्ट ऊपर ये है, असम के भागों में पड़ेगी। और उसके बाद में फिर आप अरुणाचल प्रदेश में चले आएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में यहां तक कितना नंबर हो गया था? ये 8 नंबर हो गया था। यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, इस प्रकार से इसको याद कर लो। अब 8 हो गया। 9 नंबर पे आप लिख लीजिए, 9 नंबर पे आपकी हो जाएगी डफला। 10 नंबर पे आप लिख लीजिए, 10 नंबर इधर लिख दें। 10 नंबर पे आपकी हो जाएगी भैया मिरी, मिरी पहाड़ी। 11 नंबर पे हो जाएगी आपकी अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। और 12 नंबर पे हो जाएगी मिसमी पहाड़ियां। बस इनका नाम याद कर लो, थोड़ा बहुत लिखा भी देते हैं इसमें, 2-4 लाइन, बहुत पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। बन गया? इसको रट रूट लेना क्रम से, ठीक है। कई बार कर्म उर्म मिलाने दे देता है, या प्रश्न भी इससे बनते हैं खूब सारे, ऐसा नहीं कि देखो थोड़ा सा इसमें देखो, पूर्वोत्तर भारत में भी जितने भी प्रश्न इसके होंगे अभी ये लिखने के बाद में हम पूछ लेना हमसे। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है, उत्तर दक्षिण दिशा में है, जो कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हैं, जो कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हैं।
जिनमें अधिकांश का नाम वहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जिनमें अधिकांश का नाम वहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। हो गया, जनजातियों के नाम पर रखा गया है। यहां पर झूम कृषि, झूम या स्थानांतरित कृषि, इस तरह लिख लो। यहां पर झूम या स्थानांतरित कृषि की जाती है। एक पहाड़ी छूट गई है 13 नंबर पे, त्रिपुरा पहाड़ी, यहाँ पे छोटी सी है, तो इसको लिख दो त्रिपुरा पहाड़ी, बना लेना। उसी में लिख ही रहे हो तो सब लिख लो, त्रिपुरा पहाड़ी लिखो। मणिपुर रेंज में लोकेटक झील स्थित है। लोकेटक झील, मणिपुर रेंज में लोकेटक झील स्थित है। लोकेटक झील जहां पर केबुल लामा जाओ, जहां पर केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। केबुल लामा जाओ, केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी में एक झूलता हुआ पार्क स्थित है। झील के अंदर ही झूलता हुआ पार्क, तैरता हुआ लिख लो, नहीं झूलता हुआ लिखो, तैरता हुआ नहीं। झूलता हुआ पार्क स्थित है। हाँ पूछो भैया, जिसको जो पूछना है, प्रश्न जिसके अंदर जिज्ञासा मची थी बीच क्लास में, आप पूछो। अभी इसमें हिमालय में बचा, अभी इसका प्रादेशिक विभाजन भी बचा है। देखिए प्रादेशिक विभाजन में नदियों के आधार पर इसको विभाजित कर दिया गया कई भागों में, 5 भागों में। ठीक है, तो उसको उसमें केवल लिख लेना, बस आप समझ जाएंगे, उसको कुछ समझाना नहीं है। मेन जो हिमालय का था वो आप पढ़ चुके। किसी कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े, फिर इसको आज खत्म कर दें, हिमालय आज खत्म हो जाए। लिखो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लियो सब लोग। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन मतलब समझ रहे हैं कि प्रदेशों के आधार पर विभाजन है। जो प्रदेशों के नाम पे जैसे आप देखते हैं, पंजाब हिमालय कहा जाता है, हिमाचल हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय, इस प्रकार के नाम आप लोग सुने होंगे, अगर पढ़ते लिखे होंगे। तो वो नदियों के आधार पर बांट दिया गया है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हेडिंग डाल लो, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखो हिमालय को भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर
4 प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया है। 4 प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया है। यह विभाजन सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया गया है। यह विभाजन सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया गया है। अब यह विभाजन जो किया गया है वो नदी धाराओं के आधार पर किया गया। यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया है। यहाँ सिंधु नदी है आपकी, ये आपकी सतलज नदी है, इसके बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? पहला विभाजन पंजाब या कश्मीर हिमालय। कई बार पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कई बार कश्मीर हिमालय भी, तो इसको नाम दे दिया गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय। और सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक, इसको नाम दे दिया गया है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और काली नदी से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी जानते हैं कहाँ है? सिक्किम में। तो काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच के हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और कलर चेंज कर दे, कलर तो इसलिए हम रेड कर दिए कि रेड तो दिखेगा ही। रेड का कौन सा डार्क कलर होता है क्या? कौन सा कलर कर दे बताओ? येलो? कौन सा है? लाइट ग्रीन। ये इसे दिखेगा? बता दिया करो तुम लोग, कलर की कमी तो थोड़े। तीस्ता नदी से दिहांग, दिहांग जो ब्रह्मपुत्र है उसी को जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम है दिहांग। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय। वैसे ही 4 विभाजन किया गया है। लिख लो थोड़ा थोड़ा चारों में। हाँ? काली नदी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी के पास में। काली नदी के पास ही तो भारत और नेपाल के कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद कई बार आए दिन होता रहता है। हाँ, लिपि या धूरा ये सब जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ विवाद देखने को मिलता है भी। ठीक, लिख लो इसमें चारों। पहला हेडिंग डालो पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर में पहला वही तो है क्या? हिताश याद है एकदम से। थोड़ा हम भी पानी वानी पी लें। पढ़ाने में सबसे ज्यादा थकान लगती है, जान लो। तुम्हें लोग
आराम है, बढ़िया बैठ के आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। क्यों इसमें भी मरने लगते हो, थक गए कई बार, क्यों नहीं थकते हो? हैं? अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन उश्चन पूछें तुम लोगों से। कई लोगों को सांस फूलने लगी इतने कहने के बाद में, भगवान मरे आज। ठीक है, पूछ ले थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन, रिफ्रेश करते हैं आप लोगों को, हैं? रहने दे। चलो तुम बताओ, तुम्हारे जस्ट पीछे, नहीं तुम्हारे पीछे, पाक की खाड़ी कहाँ? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है? कश्मीर के पास। वेरी गुड। तुम बताओ, तुम अभी तो पीछे ही बैठे हो ना, इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है। हिमालय की खदानों में। ठीक, और तुम नहीं, तुम नहीं, तुम बताओ। वेरी गुड। तो ये तो बताया गया है, तुम लोग काहे मर गई थी? इसमें कौन सा ऐसा? बैठ जाओ बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े मत रहो आप लोग। बड़ी दुर्दशा है, रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग। अभी और पूछेंगे, रुको, मजा आता है पूछने में जब आप लोग बता नहीं पाते हैं तब। अगला पूछें, अब की बार किससे पूछें? कौन? तुम बताओ भैया, आज आगे वालों ज्यादा पूछ रहे हैं जो। बताओ कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना कितना है? पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना है? कितने शुरू होता है, कितने खत्म होता है? देशांतरीय विस्तार, पूर्व पश्चिम का मतलब देशांतरीय विस्तार ही होगा। कितना है? 8 डिग्री। मजा नहीं है, गलत हो गया। 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तुम बताओ अक्षांशीय विस्तार कितना है? तुम नहीं, अब तुम बार बार को थोड़े पूछेंगे। हाँ वेरी, चलो ठीक है, आसपास है, आसपास है तो कोई बुरी बात नहीं है। एग्जैक्ट ना बता पाओ कोई भी, बैठ जाओ। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ भैया। अरे काहे नहीं रिवीजन करते हो? इसे तो बताया गया, पहली क्लास में ही बताया गया है। चलो तुम बताओ, सारी क्लास आई हो ना? सारी क्लास हमारी पढ़ी हो? बताओ संलग्न जल सीमा क्या होती है? प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है बताओ? कितने नाटिकल मील से कितने नाटिकल मील तक के बीच में होती है? प्रवचन को थोड़े हम दे रहे हैं कि एक तरफ देके चले जाएंगे, आप लोग कुछ याद नहीं करेंगे, मार डालेंगे पूछ पूछ के। है कितना है प्रादेशिक जल सीमा? अपना देश तो तुम लोग पता ही नहीं है, इतना बता दिए हैं। प्रादेशिक जल सीमा का मतलब 12 नाटिकल मील तक, ये नहीं बताया गया है? ऐसे आके कोई बाहरी आदमी पूछ ले 2-4 क्वेश्चन आप लोग बता ही ना पाओ तो कहे कुछ पढ़ाए ही नहीं होंगे, टीचर ही गड़बड़ होंगे। इतने मासूम मासूम चेहरे वाले बच्चे गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? चलो ये भी नहीं बता पाए सही से। आपको बहुत सरल पूछने जा रहे थे। तुम बताओ, तुम रेगुलर आई हो। भारत के 4 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों का नाम बताओ घटते क्रम में, जो सबसे बड़े हैं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। देख, हाँ मध्य प्रदेश, ठीक ठीक बता रही है। तुम बताओ समझी? चलो बैठ जाओ। चलो लड़कियां तो कुछ बता लेंगी, लड़कों की तरफ आते हैं। लड़के बता ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास। क्यों? तुम ही बोनी खराब कर दी हो तो क्या किया जाएगा? चलो अगला बताओ, तेलंगाना से लगने वाली सीमा किन किन राज्यों की? बताओ भैया। तेलंगाना राज्य का गठन हमने लिखवाया था, उससे हमें बताया था कि इसके राज्यों की सीमा आप लोग देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की देख लीजिएगा, काहे नहीं देखी?
बताओ भैया। हाँ तुम ही बताओ, तुम्हें से आता है, बाकी वो सबसे नहीं आता। महाराष्ट्र से लगती है। और कौन कौन? एमपी कहाँ पहुंचा दिए यार। छत्तीसगढ़ और झारखंड तो मान लेते कि चलो। हाँ हाँ तमिलनाडु अभी पहुंच गए। ये भी फेल हो गई। और किसी को पता है? लड़कियों में पता है किसी? लड़कियां अंतिम रूप से बता पाएंगी? हाँ तुम बताओ। बैठियो बैठियो बैठियो, पहले गलत बता दी तो आगे हम पूछेंगे ही नहीं। तमिलनाडु से कहाँ लगेगी सीमा? तेलंगाना की। अब मैं एक बार बोल रहा हूँ, सुन लो। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की भी थोड़ी सीमा लगती है। ठीक है, बताइए 4-5 राज्य। चलो ये भी फेल ही हो गए आप लोग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जो खराब तो लग रहा होगा आप लोगों को। सोचे कि आप लोग बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं मौज से, हम खड़े होके बता रहे हैं। ठीक है, तो आप आज पूछ ही लें। चलो बताओ तुम, ये डंकन दर्रा कहाँ है? कहाँ है? हाँ तुम बताओ भैया, डंकन दर्रा कहाँ है? कहाँ? उत्तराखंड। वेरी गुड, बैठ जाओ बैठो बैठो, तुम भी बैठ जाओ। कहाँ, कौन बताया? अंडमान निकोबार द्वीप में। किसके किसके बीच में है डंकन दर्रा? लघु अंडमान और नीचे वाला ही जो आपको याद है, ऊपर वाला नहीं याद है। उसके बाद में है दक्षिणी अंडमान। ठीक है, चलो बताओ, तुम बताओ छोटी बहन, बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर अवस्थित है? क्या हुआ? शराब दे रही है मन मना के, पता नहीं क्या करिए। नहीं पता है? तुम बताओ क्या सर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी नहीं पूछे हैं देवी जी, किस द्वीप पे स्थित है। राजधानी तो हमको भी पता है, तुम बता ही ले जाओगी। और तुम बताओ कौन से? दक्षिणी अंडमान सही है? निकोबार, मध्य अंडमान। वेरी गुड। और देखो, हाँ तो गलत है जो तुम बताए, वो गलत है, सही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस मत फैलाओ। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पे बताइए, सही था उसका जो। लेकिन हम कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे कि देखिए है ठीक ठाक। हाँ देखो गलत बता दिया, इसीलिए। कई बार आप लोग, ये होता नहीं कि कई बार कोई तुरंत तत्काल नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम, आदमी भूल जाता है, पता बता देता है हड़बड़ाहट में जो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किससे पूछें? यार तुम्हारे चेहरा पता नहीं तुम्हारे सामने गूंज रहा है जो, आप तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम 2-3 नहीं बता पाए। हाँ देवी जी आप खड़ी हो जाओ। जो पुडुचेरी समूह है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वो कितने राज्यों में? चारों का नाम बता दो। तुमको पता है देवी जी? नहीं, आपके पीछे नहीं पता है। अच्छा तुम नहीं आई थी क्या? नहीं आई थी। तुम नहीं आए हो, कितने लोग हो? मुझसे ना पूछा करें हम बार बार। अच्छा तुम दोनों लोग, तुम्हें दोनों लोग तो आई हो ना? बताओ है, तुम बताओ। हाँ नहीं, इसको क्या नाम है? हाँ ठीक है, रहने दो तुम, अब रहने दो, तुम गलत बता रही हो सब। तुम बताओ, तुम बताओ बीच में, तुम बैठ जाओ, बता दो नाम है चारों, बता दो, राज्य वाज्य छोड़ो, नाम ही बता दो चारों का। आप बताओ आप।
नहीं आप नहीं, तुमको पता, हम जानते हैं, तुम बताओ। नहीं पता? आई थी क्लास में? अच्छा कल बैठ जाओ बैठ जाओ। एक तरह से अत्याचार है, अगर जो क्लास में ना आया उससे पूछ लिया जाए तो अत्याचार है जो। हाँ तुम बताओ। कराईकल, यानम, पुडुचेरी, माहे। अब ये किस किस राज्य में स्थित है, ये कौन बताएगा? तुम नहीं बताओगे। केरल में कौन सा है बताओ भैया। केरल में कौन सा स्थित है और आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है, ये दो बता दो, बस काम खत्म। माहे केरल में, मध्य प्रदेश तो पूरा भूगोल ही बदल देगी कुछ दिन के बाद में लग रहा है। माहे कहाँ है तुम बताओ। हाँ और आंध्र प्रदेश में यानम में। ठीक है बढ़िया। ठीक है, ऐसे आप लोग रिवीजन करते रहें, ठीक है, और इसे हम पूछते रहें क्लास में, ठीक है। तो आप देखो चौंका दिए ना, आप लोग इतना शांति से पढ़ लिख रहे थे, बीच में हमको पूरा 5 जगह क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग का झंझावट हो जाता है, एकदम से जो हिल जाता है दिमाग की। इतना भगवान आराम से बैठे थे, कंफर्ट जोन है आराम से, और सर बोल रहे थे, हम लिख रहे थे। ऐसे किसी दिन मैं टेस्ट भी करवाने वाला हूँ, कहाँ पे एक पन्ना अलग से पढ़वाऊंगा और उसमें एक क्वेश्चन दूंगा, तत्काल कहूंगा यही लिखो। फिर कई लोग मोबाइल से लिख के लाते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए करवाने वाला हूँ। अब दूंगा नहीं उस दिन यही लिखवाऊंगा। और समय रहेगा मात्र 10 मिनट, 10 मिनट में लिखना रहेगा। तो किसी भी दिन वो भी घटना घट सकती है। अब पूछने वाला तो कभी भी, वो हर दिन होगा जो, ठीक है। इसलिए रिवीजन करके आओ। मुझे पता है रिवीजन आप लोग नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन करो बेटा, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा। जब आप रिवीजन करोगे तो 2 चीजें होती है, तो याद होता ही होता है, अब कुछ चीजें कंफ्यूजन में होती हैं, वो दूर होता है धीरे धीरे। क्योंकि एक बार में भूगोल कितना भी अच्छे से, कितना भी आराम से पढ़ाया जाएगा, अब हमसे ज्यादा आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा। एक एक जो है श्रृंखला का नाम अलग से बताया हूँ, किससे विभाजित होता है, किसको क्या नाम दिया जाता है, किसकी क्या विशेषता है, ठीक है। इससे ज्यादा आराम से कैसे पढ़ाएं बताओ। तो बहुत सारी चीजें अभी हम मान के चलते हैं कि आप लोग नहीं समझ में आई होंगी हिमालय के बारे में। वो जब आप पढ़ेंगे खुद से तो कुछ शब्द होंगे जो नए लगे होंगे, कुछ चीजें आपको नहीं लगी होंगी, वो थोड़ा समझने में समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ नेट का सहारा लीजिए, कुछ हम पूछ लिया करिए जो, तो समझ में आ जाएगा जो। और जब छूना ही नहीं है किताब, यहाँ जाके टांग देना है बैग और फिर आते समय लाद लेना है बैग, खावा के जो सीधे चले आना है जो, तो दिक्कत हो जाएगा जो। इसलिए रिवीजन करके आओ, ठीक। और तुम्हारे लिए विशेष, तुम आते रेगुलर हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं करते हो। यहाँ जाके कहाँ घूमने लगते हो जी। ये टाइम भगवान, टाइम 24 घंटे बाद 48 घंटे दिन होने लगे तब तुमको टाइम मिलेगा। 24 घंटे में कितने घंटे, 8 घंटा तो सोते होंगे, 12 घंटा तो कोई सोता, 8 घंटा नहीं 7 घंटा भी नहीं सोते होंगे आप लोग, 5-6 घंटा सोते होंगे। तो 18 घंटा जा कहाँ रहा है, ये जाइए रिसर्च कीजिए कि 18 घंटा कहाँ जा रहा है भगवान। 18 घंटा तो हमारी आंखें खुली रहती हैं कि नहीं खुली रहती, तो 18 घंटा जा कहाँ रहा है हमारा समय। इसको आज जाके शोध कीजिए इस पे, ठीक है। मोबाइल चलाने में जा रहा है कि दोस्तों के साथ गप लड़ाने में जा रहा है कि चौराहे घूमने में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस सब पे जा रहा है तो थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए। बंद तो नहीं कर पाएंगे भैया, हम भी जानते हैं, लेकिन कम कीजिए उसको, ठीक है। अब देखते हैं कल हमारी क्लास में संख्या कुछ घटती है कि बढ़ती है। हमें लग रहा है कि कल से संख्या 2-4 तो घट ही जाएगी। तो बहुत खराब टीचर है, और बीच में अचानक क्वेश्चन पूछने लगता है। हाँ तो तुम नहीं जाओगे, कल कहीं तुम नहीं आए अगर तो तुम्हारा मजा निकाल देंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ो, इसको लिख लें, खत्म हो जाए। पहला लिखो पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। यह सिंध तथा सतलज नदी के मध्य में स्थित है। इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। दूसरा लिखो कुमाऊं हिमालय, ज्यादा तेज बोल दिए क्या। चौड़ाई
लिख लो चौड़ाई अगर लिखना है तो 250 से 400 किलोमीटर। जब पूरे हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है तो इसकी भी ज्यादा ही रहेगी, इसमें कौन सी नई बात है। 250 से 400 किलोमीटर लिख लो। दूसरा लिखिए कुमाऊं हिमालय। देखो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज नदी से काली नदी तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यहां हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है। यहां हिमनदों, ब्रैकेट में मत ग्लेशियर लिख लीजिएगा। यहां हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर किस में है, कुमाऊं हिमालय में। ठीक है। तीसरा लिखो नेपाल हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देखो यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के मध्य में अवस्थित है। इसी में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, स्थित है। चौथा लिखो असम हिमालय। सिक्किम में तीस्ता नदी से लेकर सिक्किम में तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। फिर जाकर बताना, आप बोल देंगे फिर से। क्या लिखो, दिहांग तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई सबसे कम है। इसकी चौड़ाई सबसे कम है, लेकिन यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। इसीलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से पन्ना किसके पास है, अटेंडेंस वाला। इसीलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता तक के क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत के दो जैविक तप्त स्थल, भारत के जो दो जैविक तप्त स्थल यानी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, भारत के दो जैविक तप्त स्थल ब्रैकेट में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में से एक, दो जैविक तप्त स्थल में से एक पूर्वी हिमालय यहीं पर अवस्थित है। पूर्वी हिमालय यहीं पर अवस्थित है। पूर्वी हिमालय यहीं पर अवस्थित है। एक दूसरा कौन है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जान ही रहे हैं आप लोग। अब आगे चल के पश्चिमी घाट का नंबर आने वाला है। तप्त स्थल का मतलब कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील क्षेत्र, सबसे अधिक जैव विविधता जिस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट का मतलब हो गया कि उस क्षेत्र में
संबंधित चीज की ज्यादा उपलब्धता है और सुभेद है वो क्षेत्र। जैसे पश्चिमी घाट है, वहाँ भी बहुत सारे जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण वहाँ ज्यादा है, पादप और जंतु समुदाय की संख्या, तो इसलिए इसको, अब ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ संगठन है जो इसका निर्धारण करते हैं कि अगर ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं तो वहां से कुछ गतिविधियों पे रोक होती है। हाँ, जैसे खनन वगैरह नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे वहां के जैव विविधता को नुकसान पहुंचे, वहां के जीव जंतुओं को या किसी को भी नुकसान पहुंचे। तो एक इसी में स्थित है। तो यहाँ पे आपका हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरा, मैदानी प्रदेश शुरू करें कि पठारी प्रदेश? मैदानी प्रदेश। तो अब मैदानी प्रदेश हम लोग कल से शुरू करते हैं, ठीक है? थक गए होंगे आप लोग भी, क्वेश्चन कहिए तो दे दें, लिख लो। कल वाला लिखे आप लोग, रहने दें? है? लिखो। हिमालयी क्षेत्र के जैव विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए। हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए। केला 40, इस हिसाब से तो हम लुट गए। हम कल 60 रुपए में लेके चले गए, 60 रुपए में देते हैं ना। हमारा ये पता नहीं क्या है कि हम लूट जाते हैं, उसके बाद तक तो सस्ता होता है। ठीक है, दूसरा लिखो। हाँ, ये हो गया। टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी आपको 150 शब्दों में लिख दीजिए। हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता। अब इसमें एक ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ, जो अभी 2-4 मिनट समय है, तब तक इसी चर्चा कर लें, ठीक है? जब भी आंसर लिखिए, जो पूछा गया भैया वो लिखिए। हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि जो पूछा गया वो लिखिए, जितना ज्ञान आप लोगों को वो ना दिखाइए उसमें, ठीक है? जैसे अब मान लीजिए पूछा गया हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता पर टिप्पणी लिखने को पूछा गया, तो इसमें जैव विविधता पर ही केवल बात होगी, नहीं मालूम पूरा हिमालय का विभाजन दिखा दो उसमें, ठीक है? इतने हिमालय के बारे में उसमें लिखना है कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है या पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है जो जलवायु और जैव विविधता के दृष्टिकोण से, या सीधे एक शब्द लिखो, जो जलवायु के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में आप इसमें आगे जोड़ दो, जो है चीजें बिंदुवार जोड़ दो कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से आप देख लो कितने राष्ट्रीय उद्यान इसमें पाए जाते हैं, कश्मीर से लेकर और असम तक देशों कितने राष्ट्रीय उद्यान इसमें पाए जाते हैं, ठीक है? कुछ विशेष जीव जो पाए तो उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं, है ना? तो ये सब चीजें उसमें आप लिख दो। जो बोल नंबर टिप्पणी का मतलब आप 100 शब्दों में भी खत्म कर सकते हैं, कम से कम शब्दों में भी उनका उदाहरण दे दो। उनके संकट, जैसे जैविक खाद्य स्क्वाट एक भारत का पाया जाता है, इसको भी आप उसमें बता सकते हैं। जो एक क्वेश्चन और लिख लो, एक ही रहने दें, एक ही में आप लोग मरने लगते हैं। रहने दो, व्यक्ति लिखो, नहीं तो कुछ लोग कचा जाएंगे तो लिखेंगे ही नहीं। तुम लोग लिखना है तो दे दें। दूसरा ऐच्छिक है, ठीक रहेगा? एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, हालांकि भूगोल से संबंधित नहीं, वही जाओ तुम लोग लिखो, देखो क्या लगे, क्या आते हैं। लिखो, भारत में जंक फूड, भारत में जंक फूड फास्ट फूड, भारत में जंक फूड या फास्ट फूड का प्रचलन हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भारत में जंक फूड या फास्ट फूड का प्रचलन हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है।
इसके नकारात्मक स्वास्थ्य के बावजूद ऐसा क्यों है? विवेचना कीजिए। विवेचना की कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूरा लिख ले गए हैं। हमको पता नहीं क्यों ऐसे अंतर्दृष्टि हमारी आ रही है कि कई लोग क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं। हालांकि ये इच्छित था, नहीं लिखे तब भी कोई बात नहीं है? बंद कर दो। ठीक है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। इसमें आपको जंक फूड, फास्ट फूड के बारे में पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, उसके बाद में हाँ बंद कर दिया। देखिए बढ़ा है तो जब जाहिर है जो कि इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है, और ये भी पता है कि लोगों को ये भी पता है कि नुकसानदायक है, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो, फुल्की हो, क्या क्या कहते हैं, क्या वो जो उसमें पिज्जा नहीं, पिज्जा भी उसमें शामिल है। एक जो डबल रोटी वोटी बीच में तरकारी उरकारी रख के बेचते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो वो सब हो गया कि हर व्यक्ति को पता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इसका सुन लो नहीं तो समझे, ऐसा क्यों है कि इतने नकारात्मक प्रभाव और लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी इसका प्रचलन बढ़ा है भारत में? ये 2024 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मर्म जो था यही था। ठीक है, तो लिख के लाओ भैया, देखते हैं क्या है तुम लोगों का। चलो धन्यवाद। हाँ तुम बाद में कहते तुम तो आओ, किसी क्वेश्चन हो तो लाओ भैया। और एक तो लिख के लाना ही, जो लोग दो नहीं लिए हैं। और आइए आप लोग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहीं छोड़े, जाओ पानी नहीं पियो सब। हाँ बंद कर रहा है दुनिया धरना धर काम में लेके जाए बंद कर